हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। चैप्टर 5 में हमने पॉइंट नंबर 5 तक सब कंप्लीट किया था। न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट तक। एंड देन पॉइंट नंबर 6 से हमारा करना बाकी था, जितना मुझे याद है। आप करेक्ट कर सकते हो अगर मैं कहीं रॉन्ग हूं तो, और अगर मैं सही हूं, जो कि मुझे पता है। सो पॉइंट नंबर 6। यस प्रीत, पॉइंट नंबर 6 आप रीड करेंगे और मुझसे डाउट पूछेंगे। लास्ट के 3 पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। पर उसके पहले ऊपर तक आई थिंक आपको पढ़ के पता लग जाएगा, बिकॉज 9th क्लास का टॉपिक है वो। लास्ट क्लास में मैंने एक फोर्स की बात की थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे रिप्लाई मिले थे। सो द करेक्ट आंसर इज स्यूडो फोर्स। फर्स्ट पेज पे वो दिया था। स्यूडो फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जनरली जब वो आप पे लग तो रही होती है, बट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। एक हिडन फोर्स है। आपने फील तो की, बट किसी ने आपको फील एक्चुअली फिजिकली नहीं करवाई है, खुद से लगी हो। तो जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे बस में बैठे बैठे, वो स्यूडो फोर्स थी। तो जिन्होंने मुझे आंसर भेजे, वेरी गुड, आपने दैट मीन्स रीड किया है नोट्स अच्छे से। उसके बाद अभी का टास्क है पॉइंट नंबर 6 को अच्छे से पढ़ना, पूरा पॉइंट नंबर 6 पढ़ने का। फिर मैं लास्ट के 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। उससे ऊपर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर आज क्लास क्यों रख दी, आज तो सबने छुट्टी दी थी हमें। किसी ने ये तो नहीं बोला पिछले एक हफ्ते जो छुट्टी मिली थी वो क्यों दी सर, एक हफ्ता तो हम पढ़ लेते। तो चलता है, हम शुरू से ही नहीं रखते। तो 15 अगस्त को आपकी छुट्टी रहेगी। पंत, आई डोंट हैव एनी बुक। पंत, नोट्स के लिए गूगल क्लासरूम में जाना पड़ेगा, मिल जाएंगे आपको गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क सेक्शन में नोट्स करके एक टॉपिक मिलेगा आपको, वहां पे आपको 1 to 5 चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। पेज नंबर 125 उस नोट्स का खोल के रखिए। वासव डेडपूल बन गया आज, नाइस। बहुत इजी इजी से पॉइंट्स है, समझते। सेशन खत्म भी हो जाएगा, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आज हम सॉल्व कर लेंगे जितने हमारे पॉसिबल है। सिर्फ हमारा पार्ट बचा हुआ है न्यूटन्स सेकेंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन समझने, और एक इंपल्स, एक छोटी सी डेफिनेशन। रखा हो तो तुम्हारा बैड लगे 15 अगस्त सैटरडे को है, किसी का तो क्लास कैंसिल होगा। देखो मैं बोर्ड्स का आइडिया दे रहा हूँ, हाँ जेई वाला आइडिया आपको ग्रुप में मिल जाएगा। जेई के लिए खुद से अज्यूम मत कर लेना।
ऑलराइट, सो आई थिंक आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा। ऊपर वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। यस जैनिल। 125। किसी को कोई डाउट नहीं? ऑलराइट, इजी है। सो स्टार्ट करते थर्ड लास्ट पॉइंट से। देखिए, अगर वहां पे आपको 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो आप 11th 12th का कंसेप्ट समझ लो। डिफाइन करने का एक ही तरीका होता है, फॉर्मूले में आने वाली सभी चीजों को यूनिट बनाते जाओ। यूनिट मतलब 1 1 1। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हमें F इज इक्वल टू एम ए मिला। अब अगर मैं आपसे बोलता कि एक 1 kg के ब्लॉक पर फोर्स लगाया जा रहा है सो दैट उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 1 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया सच दैट उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स लगाया होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन। एम को भी 1 कर दिया, ए को भी 1 कर दिया, तो एफ भी मिला 1। बट चीज एक नई क्वांटिटी यहां पे आपको दिखेगी कि सर अभी तक हमने फोर्स के बारे में जो सुना वो थी एसआई में न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट थी न्यूटन एंड सीजीएस थी डाइन। चैप्टर नंबर 2 में हमने कन्वर्जन भी सीखा था। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। कहीं गलत लिखो तो बता देना मुझे। क्लियर है? बट बात यहां पे है, यहां पे आपको एक और यूनिट इंट्रोड्यूस की है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको बोला जाता है प्रैक्टिकल यूनिट। अब इसे प्रैक्टिकल यूनिट क्यों बोलते हैं वो समझो। एक एग्जांपल के तौर पर आपके घर पे एक टेबल है जो मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपको पता है आपने थोड़ा भी वेट रखा चांसेस है टूट जाएगी। अब आपको पता है वो वेट कितना होगा, पर आपने अपनी मम्मी को क्या बताया कि मम्मी अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स इस टेबल पर लगा दिया ना, ये टेबल धमाक से टूटेगी। तो पहली चीज, आपकी साइड से आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट था। बट 100 न्यूटन फोर्स से आपकी मम्मी को क्या पता लगेगा अगर वो साइंस बैकग्राउंड की नहीं है, उनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो उनके लिए तो ये यूजलेस इंफॉर्मेशन है। क्योंकि 100 न्यूटन से उनको ये नहीं पता लगेगा कि कितने किलो का वजन इस पे मैं रख सकती हूं, कितने किलो का नहीं। क्या मैं जो रखने वाली हूं वो रखना चाहिए या नहीं, 100 न्यूटन से क्या पता लगेगा उन्हें। पॉइंट समझ में आ रहा है? बट अगर आप उनको बोलते कि मम्मी 10 kg वेट से ज्यादा आप इस टेबल पे मत रखना, अदरवाइज ये टेबल ब्रेक हो जाएगी, तो उस वक्त 10 kg वेट उनको आइडिया लग जाएगा कि यार जो मैं अभी रखने वाली हूं वो 10 किलो से तो कम है, मतलब अभी नहीं टूटेगी। बट 10 किलो से ज्यादा हुआ तो टूट सकती है। तो वहां पर उन्हें समझ में आएगी आपकी बात, अदरवाइज तो लाफा ही पड़ेगा। ऐसी भाषा बोलो जो समझ में आए, कि ही सामने से रिप्लाई मिलने वाला है। सो 100 न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट तो है न्यूटन, बट प्रैक्टिकल नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे तो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि बात क्या कर रहे हो। बट अगर आप उनको ये बोल दो कि 10 किलो वेट, 10 kg वेट, इससे ज्यादा, मतलब आपने अपने फोर्स को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, मास के टर्म्स में। 10 kg वेट ऐसा लिख दिया, अगर आपने 10 kg वेट से ज्यादा फोर्स इस पे वजन डाला ये टूट जाएगी, तो वो समझ जाएंगे कि यार इससे तो कम ही डालना चाहिए। तो ये 10 kg वेट फोर्स का क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल यूनिट। बट और प्रैक्टिकल यूनिट। बट अगर आपको इसको एसआई में कन्वर्ट करना हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 9.8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 तो मास था, m इंटू जी आपको फोर्स देता है। तो फाइनली वो फोर्स कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। बट आपने 98 न्यूटन ना यूज करके आपने क्या यूज किया, 10 kg वेट। तो kg वेट इज द प्रैक्टिकल और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। इसी की जगह
ऐसा भी कभी लिखा मिले kg फोर्स, तो बात सेम ही रहेगी, kgf. दिस इज द ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स. बट अगर आपको न्यूमेरिकल में ये दिया है तो आप फोर्स की जगह 10 नहीं रख सकते हो, आपको 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपका 98 न्यूटन जो फोर्स निकल के आएगा वो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज हम सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और एसआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो आज से आपकी डिक्शनरी में एक और फोर्स का यूनिट ऐड हो जाना चाहिए, विच इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, केजी वेट या केजीएफ. ऐसा. अब चलते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट पर. Second last point, Niyati, please read. Sum of all the forces acting among the particles of the body is known as net internal force. The net internal force of a body is always zero and thus does not affect the state of the body. So if net external force is non-zero, then that will only affect the state of the body. नियति को क्या पता लगा इससे? The sum of all the forces that are acting on a body is known as net internal force. No, इंटरनल फोर्स थोड़ी ना, एक बॉडी पे सब फोर्स लगने वाली इंटरनल फोर्स के बराबर थोड़ी ना होगी. ऐसा बोल सकती तो एक बॉडी पे लगने वाली जो टोटल फोर्स होती है, नेट फोर्स, वो दो फोर्सेस का सम होती है. एक होती है इंटरनल फोर्सेस और एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस. इन दोनों फोर्सेस को सम कर दे तो हमको एक बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा. यहां तक क्लियर है? अब पॉइंट ये है, सुजल ध्यान से सुनना तू, मैंने यहां स्केच पेन रख दिया. सुजल से बात करते हैं. यस सर. सुजल, एक बॉडी केमिस्ट्री में आपको बताया गया है, एक बॉडी किन से मिलकर बनी होती है? एटम्स, मॉलिक्यूल. परफेक्ट. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक बॉडी बनती है. क्या ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे होते हैं? यस सर. यस. या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का फोर्स होगा, बट श्योरली एक फोर्स तो एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स अंदर लगा ही रहे होते हैं. या तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपल, पर कंटिन्यूअसली एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? एक्सेलरेशन. तो सुजल, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मेरे ये पेन को यहां छोड़ दूं तो अभी मैं ये कंफर्म कब बोल सकता हूं कि अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. बट साला उसके बाद भी ये स्केच पेन हिलता क्यों नहीं है? क्यों उसके अंदर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है? न्यूटन ने गलत सिखाया है हमें. न्यूटन तो बोलता है फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा. साला फोर्स तो बहुत लग रहा है अंदर, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके बावजूद इतना फोर्स होने के बाद साला ये खुद से नहीं हिल रहा है. भाई क्या लोचा है? कुछ तो होगा इधर सोचने वाली बात. सबको क्वेश्चन तो क्लियर है ना मेरा? विश्वा बोलना चाहती, सुजल सोच तू तब तक. सर शायद उस स्केच पेन को हमें जितना फोर्स देना चाहिए हम उसे उतना फोर्स नहीं दे पा रहे. पर मैं मेरे फोर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं. तो बात कर रहे हैं कि अंदर अगर मैं इसको पकड़ के ना भी रखूं, ये अपनी जगह रखा हुआ है, तो साले इसके अंदर तो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स है. बहुत छोटे छोटे कितने एटम्स हो गए साले, सब एक दूसरे पे मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, उसके बावजूद टिका हुआ हिल ही नहीं रहा है. सर. हाँ बोल सुजल बोल. सर अंदर का जो फोर्स है वो एक दूसरे के बीच में वो एक दूसरे को नलिफाई कर देता.
यस, वेरी गुड। फोर्स लगने का मतलब ये नहीं होता है कि फोर्स हमेशा प्रेजेंट होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। मैंने आपको अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स बताए थे जब मैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा था। अंदर के फोर्सेस का प्रॉब्लम क्या है कि एक मॉलिक्यूल ने जितना फोर्स दूसरे पे लगाया, दूसरे वाले ने भी पहले पे उतना ही लगा डाला। तो इंडिविजुअली तो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, पर कलेक्टिवली जब आप सबके फोर्स का सम निकालोगे तो वो फोर्स का सम आपको क्या मिलेगा? जीरो। यहां से एक कंसेप्ट बनता है कि कभी भी हमेशा इंटरनल फोर्सेस कैसी रहा करेगी? जीरो। अगर नेट इंटरनल फोर्स जीरो हुई तो वो तो कभी एक ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकती। तो अगर मुझे उस स्केच पेन को विश्वा मूव कराना होता तो फिर मैं तेरी बात सुन लेता, फिर मैं इसको पकड़ के एक्सटर्नल फोर्स लगाता सो दैट ये मूव करे। तो मतलब मेरी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो हमेशा जीरो हो जाया करेंगे, खुद से नहीं लगते ही। क्लियर है? जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही नेट एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए, उतना ही एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्लियर है? सेकंड लास्ट पॉइंट। अब आप रीड कर सकते हो, अब आपको मे बी वो चीज समझ में आ जाएगी। अब आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट सुनने में तो इजी लगता है, पर जब मैं इस पे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले सुनने में इजी है तो समझने में भी इजी होगा, समझ लेते हैं, जब करेंगे तब का तब देखेंगे। वर्तिका प्लीज रीड लास्ट पॉइंट। The acceleration of the body depends upon the force acting currently on the body. It does not depend upon the previous forces acted on the body. क्या समझी वर्तिका इससे तू? जो एक्सिलरेशन है वो डिपेंड करता है फोर्स पर जो बॉडी पे करंटली एक्ट हो रहा है। यस, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर बॉडी आपको दे दी जाए और बोला जाए बताओ इस पे अभी कितना एक्सेलरेशन होगा, तो आपको उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए यह देखना पड़ेगा उस वक्त उस पर कितना फोर्स लग रहा है। पहले 5 मिनट पहले उस पर कितना फोर्स था या 10 मिनट पहले उस पर कितना फोर्स था, वो फोर्स के वैल्यू से आप उसका करंट एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं कर सकते। करंट एक्सेलरेशन आपको डिफाइन करना है तो उस वक्त लगने वाला फोर्स आपको देखना होगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो एक ट्रेन में आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो और आपके हाथ में एक स्टोन है, छोटा सा पेबल। अब क्योंकि ट्रेन लेट से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ट्रेन का एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन जीरो है और उस वक्त वो पत्थर आपके हाथ में है तो जो ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा वही उस पत्थर का भी एक्सेलरेशन होगा। दैट मींस उस इंस्टेंट पर उस पर भी फोर्स कितना लग रहा है? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। इतना क्लियर? अब आपकी इच्छा हुई चलो इस पत्थर को फेंक देते हैं बाहर। जैसे ही आपने विंडो से बाहर फेंका, जस्ट आपके हाथ से ड्रॉप होने के बाद अगर मैं आपसे पूछता उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वो लेट से वो जो स्टोन था वो 1 kg का था, अगर 1 kg का वो स्टोन आपने
ट्रेन की खिड़की के बाहर ड्रॉप कर दिया, तो बताओ जस्ट आफ्टर कि आपने, रुक जाओ ये क्वेश्चन मेरे पास नोट्स में है, मैं वहीं से आपको बताता हूं, आपको ज्यादा कनेक्शन फील होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये पॉइंट आपको तभी क्लियर होगा जब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। एग्जाम्पल में 4 केसेस है और उन्होंने मास 0.1 kg दिया है, तो मैं भी 0.1 कर देता हूं। अब मैंने बोला चलती ट्रेन से आपने फेंक दिया, अगर ट्रेन पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही थी तब इनिशियली उसका एक्सेलरेशन 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्टोन पर जैसे ही आपने फेंका, फेंकने के बाद बताओ कितने फोर्सेस उस पर एक्ट करेंगे और कौन सी डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स होगा। चल मैं किसी से पूछता हूं, आस्था बसरा बोल। आस्था, ये बहुत इशू है। वासा तू बताना। सर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दूसरा नहीं, एक ही लगेगा। जैसे आपने अपने हाथों से उसको बाहर फेंका, फेंकने के बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल करेगा, और अगर वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ एक ही होगा, वो होगा ग्रेविटी का, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फेंकने के बाद अगर मैं आपसे फोर्स पूछता तो फिर फोर्स 0 नहीं होता, फोर्स कितना होता, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास था 0.1, एक्सेलरेशन हो गया g 1 न्यूटन। तो ये उस वक्त का फोर्स था जब आपने उसे छोड़ दिया, और जब तक छोड़ा नहीं था तब तक का फोर्स क्या था, 0। तो अगर उस इंस्टेंट का फोर्स निकालना है तो उस इंस्टेंट पे लगने वाला एक्सेलरेशन ही देखना है जो कि ग्रेविटी का है, पहले वाला नहीं देख सकते जो 0 था। समझ में आ रहा है? बस यही पॉइंट मैं समझा रहा था, बाकी आप करना। एक बार हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर ले, फिर उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये क्लियर है? लास्ट पॉइंट अब रीड करो तो आई थिंक कनेक्ट कर पाओगे। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट मुझे जानना है, वो मुझे स्तुति से जानना है। स्तुति हेल्प करेगी मेरा स्टेटमेंट में? Hello, sir. यस स्तुति। The second law? यस, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेटमेंट। Okay. The rate of change of linear momentum of an object is directly proportional to the applied force, and all the changes takes place in the direction of applied force. परफेक्ट, सबको ये तो याद हो गया। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to applied force, and all the changes takes place in the direction of applied force. अब यहां से देखो, फोर्स टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसके एग्जाम्पल आप ऐसा समझो, जनरली आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता था, जब भी एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो कैच करते वक्त वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहां पे रखा और यहीं की यहीं कैच कर लेगा। अगर वो एक स्मार्ट क्रिकेटर है तो वो बॉल जैसे यहाँ पे टच होगी, अपने हाथ को यहाँ पे रखेगा नहीं, वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएगा। वाई? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर ये बता दोगे तो ये समझ में आ जाएगा। यस दृष्टि। सर अगर वो डायरेक्टली कैच कर लेगा तो उसको हाथ में इंजरी हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम 0 हो जाएगा तो फोर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। अब मैं मोमेंटम की बात नहीं करूंगा, मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा। वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसलिए। देखो जिसको ये समझ में नहीं आया वो समझना,
जब यहां पर मैंने मेरा हाथ रखा तो बॉल जब यहां तक पहुंच रही थी तब तो अच्छी खासी स्पीड में थी, बट जैसे ही मेरे हाथों से टच हुई उसी वक्त बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब एक अच्छी खासी वेलोसिटी से 0 होने में उसको जो टाइम लगा वो टाइम बहुत कम था। अगर टाइम बहुत कम था मोमेंटम के चेंज होने का, तो हाथ पे जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा और आपको इंजरी हो सकती है, जैसा कि दृष्टि ने कहा। बट अगर आप बॉल के टच होने के बाद अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके जाते तो आपने बॉल की वेलोसिटी को 0 होने ही नहीं दिया, आपने उसकी वेलोसिटी को बरकरार रखा। ऐसा नहीं था यहीं पे रोक दिया, उसको थोड़ा मोशन दिया नीचे की तरफ। उससे क्या हुआ, अगर मोमेंटम के चेंज होने का टाइम बढ़ा दिया आपने तो लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लगेगी कम। इस वजह से बोला जाता है कि आप अपने हाथों को कैच करते वक्त पीछे लेके जाया करो। नो सर, मुझे आंसर करना था। अच्छा, आंसर करना था दीदी, ओके ओके। अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ अपने हैंड्स को लोअर कर दिया करो सब, अदरवाइज मुझे लगता है पूरे टाइम को हैंड रेज आता है तो इसको डाउट है तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ऑलराइट, इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते थे, एक और लेते हैं, कैट वाला एग्जांपल लेते। कभी आपने कैट को कूदते हुए देखा हो? एक मतलब एक ऊंचाई से, एक अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस है ग्राउंड और प्लेटफॉर्म के बीच में, जब कैट कूदती है तो वो थोड़ा सा रोल लेती, और कैट नहीं तो आपने एक्शन फिल्में तो देखी होगी, फिर वो हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या टॉलीवुड की हो, कहीं ना कहीं तो एक्शन सब जगह प्रेजेंट है। जब कोई हीरो या विलन किसी हाइट से कूदता है तो कूदते से वो 3-4 बार रोल करता है, गुल्लांटियां मारता है। क्यों, ऐसा क्यों होता होगा? निश्चित टॉलीवुड पे नहीं जाने का वक्त। खुशी, यस खुशी, क्वेश्चन समझ में आया मेरा? यू आर नॉट ऑडिबल। खुशी, आपकी साइड से कुछ आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार आप देखो अपना कनेक्शन। सृष्टि हेल्प करेगी? सर सेम जो ऊपर बॉल में हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई, तब हम जब नीचे गिरते हैं तो फिर वो रोल करे तो उनकी वेलोसिटी बरकरार रहे। यस, मतलब जो मोमेंटम का चेंज होने का टाइम था वो टाइम बढ़ जाए। अगर मैं उसी वक्त रुक जाता तो मेरी अच्छी खासी वेलोसिटी उसी मोमेंट पर 0 हो जाती, और जो वो मोमेंटम चेंज होने का टाइम था वो बहुत कम होता, पैरों पे लगता बहुत जोरदार फोर्स, जर्क आता, हड्डी टूट जाती। बट अगर मैं रोल करूं 3-4 बार तो उससे क्या होगा, मैंने मेरे मोमेंटम को एकदम से 0 नहीं होने दिया, मैंने उसको कंटिन्यू रखा, सो दैट ये कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए। कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए तो इंपैक्ट फोर्स कम हो जाए और हमें कुछ लगे ना। इसीलिए व्हीकल्स के अंदर शॉकर्स लगाए जाते हैं। साइकिल, कार, 2 व्हीलर्स, आपने देखा होगा स्प्रिंग लगी होती है, शॉक एब्जॉर्बर्स क्यों लगे होते हैं? सो दैट जैसे ही गड्ढे में आप जाओगे तो आपकी स्प्रिंग नीचे की तरफ कंप्रेस होगी, बट एकदम से मोमेंटम को 0 नहीं होने देगी। अदरवाइज बिना स्प्रिंग वाली अगर साइकिल, कार, 2 व्हीलर में बैठ गए, मोटी मोटी स्प्रिंग्स होती है, शॉकर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स अलग अलग बोला जाता है। ऐसे के ऐसे गड्ढे में गिरोगे, मोमेंटम 0 होने का जो टाइम होगा वो कम होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, टूट सकती है हड्डियां भी और पार्ट्स भी गाड़ी के। बट अगर शॉक एब्जॉर्बर्स लगा दिए तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का मोमेंटम एकदम से गड्ढे में जाने के बाद 0 नहीं होगा,
थोड़ा टाइम लेगा, फिर ऊपर आती है। तो अगर कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है तो इम्पैक्ट फोर्स कम हो जाता है। सबके पीछे का रीजन यही है। अगर मैं आपसे बोलूं आपको जंप मारनी है फर्स्ट फ्लोर से, एक में नीचे कंक्रीट का रोड है, एक में हीप ऑफ सैंड है, आप डेफिनेटली हीप ऑफ सैंड वाला पार्ट ही कंसिडर करोगे, क्योंकि ऑप्शन ये नहीं दे रहा हो कि जंप नहीं मार सकते, मारनी तो है, अब कुछ भी कर, नीचे जाने का एक ही रास्ता है। उस वक्त क्यों हम हीप ऑफ सैंड कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब आप उस पर कूदोगे तो आपका मोमेंटम, ये आप उस वक्त सोचोगे नहीं, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे कूद के बच सकते हैं, बट उस वक्त आपका मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं होता है। फिर वो ट्रैम्पोलिन की बात कर लो, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाता है, लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, लगेगी कम। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैंने कुछ दे दिए, कुछ आपको अपनी बुक्स में और मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब सेकंड लॉ में एग्जांपल आते हैं। लास्ट टॉपिक और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, इंपल्स, जो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पता नहीं आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ, मेरे साथ तो हुआ है। अगर अच्छे शूज पहन रखे तो फर्क कम पड़ता है, बट आप रोड पे निकले, एकदम से आपका ध्यान नहीं रहा और कोई व्हीकल आपके पैर पे से निकल गया। ऐसा हुआ नहीं, होना चाहिए भी नहीं, बट साइकिल कंसिडर कर लो। अगर किसी ने साइकिल आपके पैर पे से, आपने अच्छे ब्रांडेड शूज पहन रखे, फर्क नहीं पड़ेगा इतना। सो जैसे ही वो साइकिल आपके पैर पे से निकलेगी, आपको एक बहुत बड़ा फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, क्योंकि जैसे ही निकलेगी खड़ी नहीं रहेगी, क्रॉस करके निकल जाएगी, क्योंकि साइकिल के पास मोमेंटम अच्छा खासा था। तो वो जो लार्ज फोर्स एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है, उसी के प्रोडक्ट को हमने फिजिक्स में क्या बोला है? इम्पल्स। बट ये फॉर्मूला इम्पल्स को कैलकुलेट करने में कम यूज होता है, फॉर्मूला दूसरा ज्यादा यूज होता है। वो फॉर्मूला नोट्स में से देख के बताओ कि दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है इम्पल्स का? सोनाली? सर चेंज इन मोमेंटम लिखा है। चेंज इन मोमेंटम लिखा है, बट क्या सोनाली ये बता सकती है चेंज इन मोमेंटम आया कैसे इम्पल्स का फॉर्मूला? सर वो पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बता सकता है कैसे आया? बोल रही थी। सर F is directly proportional to P upon नहीं डेल्टा V upon डेल्टा D, तो फिर डेल्टा D को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा। यस, F की जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा P बाय डेल्टा T इनटू डेल्टा T। ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा? चेंज इन मोमेंटम। याद रखिएगा, तो इम्पल्स को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बच गया VF माइनस VI, न्यूमेरिकल में काम आएगा, लिख के रख लो। तो जब मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो एक्चुअली आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए। अब आप नीचे दो ग्राफ देख सकते हो नोट्स में। एक ग्राफ, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी ग्राफ की स्टडी होती है तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है उसकी एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ध्यान से देखोगे तो फोर्स और टाइम दिखेगा। चलो अब चेक करते हैं किसी का चैप्टर 3 का नॉलेज। ग्राफ तो वहीं पढ़े थे। ज्वलिन, या ज्वलिन यहां पर तू अपना वीडियो ऑन नहीं करता, और वेबिनार में तो तेरा ऑन था, तब नेट का इशू नहीं आया तुझे।
जोलिन ने अपना ऑडियो करेक्ट भी किया हुआ है। वाह जोलिन, आज तो पकड़ा गया। चलो एक कॉल लगाएंगे जोलिन को क्लास के बाद। आर्ची, किसी को जवाब ही नहीं दे रहा है यार। जानवी, सबके नाम लिखने पड़ेंगे, क्लास के बाद एक एक कॉल जाना चाहिए। सर। यस जानवी। यस। जानवी, ग्राफ की वाई एक्सिस पर फोर्स है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो एरिया अंडर द ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है? ये चैप्टर 3 में बताया था। एरिया अंडर, जैसे स्लोप होता था वैसे एरिया अंडर दी ग्राफ भी होता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया है, वो बेताब हो रहे हैं आंसर देने की। इम्पल्स? नहीं वो नहीं, मैं आंसर नहीं, मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा हूं। एरिया अंडर दी ग्राफ, जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बता दे तो आंसर मिल जाएगा। अरे वेट करो वेट करो वेट करो, दूसरों को मौका दो, अपने अपने तो बात करते हैं। निष्ठा? यस सर। निष्ठा, व्हाट इज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? एक्सेलरेशन। कैसे पता लगा? सर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इनटू टाइम करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, मैंने शॉर्ट ट्रिक से याद किया है, सॉरी। नहीं नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम किया तूने? या वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड, सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल आउट हो गया। सर डिवाइड होगा ना, क्योंकि वो एक्स वाई अपॉन एक्स, हाँ वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निष्ठा स्लोप क्या होगा फिर? सो एक्सेलरेशन। अब तो दोनों जगह एक्सेलरेशन नहीं बोल सकती है, स्लोप भी एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द ग्राफ भी एक्सेलरेशन, कहीं तो एक तो गलत होगा। यस सर, स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और यस यस निष्ठा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस गिवन टाइम इंटरवल। तो वापस से आप सबको बता रहा हूं मैं, अगर स्लोप बोला जाए तो y बाय x करना होता है, या चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x करना होता है, और एरिया अंडर द ग्राफ बोला जाए तो y इंटू एक्स करना होता है। ये बहुत बेसिक चीज है ग्राफ्स को, अदरवाइज ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो अगर हम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, फोर्स इनटू टाइम, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स। तो ft ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? इम्पल्स। क्लियर है? प्लीज याद रखिएगा, ये चीजें ऐसी है जिसमें आप अगर रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे, बहुत बेसिक है। दिस कंप्लीट्स योर सेशन 5.1। आपका न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाओ, जब सब क्वेश्चन नंबर 10।
अब बेसिक से कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इजी से न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 न्यूटन and 6 न्यूटन। मतलब एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, 8 न्यूटन and 6 न्यूटन। Give the magnitude and direction of acceleration of the body। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड देना है। अब अगर दो फोर्सेस दिए 90 डिग्री पर, तो सबसे पहले तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला एफ नेट का क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यही होता था। सो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, ये 10 न्यूटन, अंडर रूट ऑफ 100 10। तो नेट फोर्स मिल गया 10 न्यूटन का, नेट मास मिल गया 5 kg का। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू ए नेट। तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा फोर्स बाय मास। तो ये तो आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं डायरेक्शन मैं नहीं निकलवाऊंगा, मैंने चैप्टर 3 में हमने बहुत सारे फॉर्मूले से डायरेक्शन निकाला है। डायरेक्शन के लिए हम ये थीटा निकालते हैं, तो याद आ जाएगा, अगर थीटा होगा तो ये ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होता था। चैप्टर 4 में, सॉरी इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे तो 6/8 आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 6/8 इज नथिंग बट 3/4। और जिसने चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ा उसको tan 3/4 का वैल्यू याद होगा, 37 डिग्री। अब ये 37 डिग्री किसके साथ बना है, 8 न्यूटन, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना होता 6 के साथ तो वो 53 आ जाता। निश्चित कर सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed। मतलब बॉल इस डायरेक्शन में आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर्स पर सेकेंड, और बैट्समैन उसी डायरेक्शन में घुमा के मार देता है सेम वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अब याद रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो फाइनल को क्या देना पड़ेगा,
-12 मीटर्स पर सेकेंड। ये गलती कर जाते हैं स्टूडेंट और आंसर 0 आ जाता है। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पता लग गई। बॉल का मास यस दक्ष। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बॉल को कितना इम्पल्स मिला होगा वो निकालना है। अब सबसे पहले हम जो इम्पल्स निकालेंगे वो बैट का होगा, क्योंकि हमने मारा बैट से है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। याद आया? फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने। अब मास कितना है? 0.15। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? -12, इनिशियल थी +12, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू -24, तो आंसर आ जाएगा -3.6। अब इम्पल्स का यूनिट होता है केजी मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि इम्पल्स का वही यूनिट होगा जो मोमेंटम का होगा, चेंज इन मोमेंटम है। अब ये जो इम्पल्स निकला वो तो बैट का आया, बॉल को कितना मिला होगा? इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर इम्पल्स imparted to ball is equals to negative of impulse of bat, तो वो हो जाएगा 3.6 kg मीटर्स पर सेकेंड। बट चलो मैंने आगे आपके साथ वो डिस्कस नहीं की थी, वो भी कर लो। इम्पल्स के दो यूनिट हो सकते, एक फॉर्मूला था फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स से न्यूटन, टाइम से सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का एक यूनिट हुआ, और साथ ही साथ केजी मीटर्स पर सेकेंड भी इम्पल्स का ही यूनिट होगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का वो होता है। विदित मैं आपको अनम्यूट तो कर रहा हूं, अब ऑप्शन आ रहा है आपको? कुछ एरर होगा, आपका जो भी डाउट है आप या तो चैट बॉक्स में लिख के रखिए, मैं आपको वहां बता दूंगा। तब तक सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इजी है, हो जाएगा। विदित क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, वो समझो। जब बॉल जाती है तो बॉल बैट के ऊपर एक फोर्स लगाती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उससे बैट का इंपल्स कितना होगा? तो हमने चेंज इन मोमेंटम से इंपल्स निकाला बैट का। अब उन्होंने बोला बॉल को कितना ट्रांसफर हुआ होगा, तो हमेशा बॉल को इक्वल एंड अपोजिट ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, 6 सेकंड आ रहा है आंसर।
a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg. अब देखो फोर्स रिटार्डिंग है, रिटार्डिंग फोर्स है तो मैं उसको नेगेटिव में लिख देता हूं, तो F इज इक्वल टू -50 और एक बॉडी का मास कितना दिया हुआ है 20 kg. Moving initially with a speed of 15 meters per second. How long does the ball to take to stop? Sorry, body. A constant retarding force of 15 Newton is applied to a body of mass 20 kg, moving initially with a speed of 15 meters per second. कितने टाइम में आपकी बॉडी रुक जाएगी? अब देखिए, अगर मास है, फोर्स है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा F/m करके. वो आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको टाइम निकालना था, सो डेफिनेटली V इज इक्वल टू U प्लस AT. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है 15, एक्सेलरेशन -2.5 इंटू T. ये उधर जाएगा तो 15 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू T. T इज इक्वल टू 6 seconds. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 डन. इजी सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है. अब जिसको उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको टाइम नहीं लगेगा. अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स, बॉडी का मास m दिया हुआ है, moves along y-axis such that its position coordinate at any instant is x is equals to at raised to the power 4 minus bt cube plus ct. What is the force acting on a particle at any instant t? अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास m है पर एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो एक बार अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी. सो x का वैल्यू ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, और इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 में जाके एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दो. फाइनल आंसर में न्यूटन लगाना मत भूलना. मुझे आपको नंबर काटने हो तो मैं मात सटाक काट दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक्सप्रेशन की बात करते तब हम ऐसा यूनिट भूल जाते हैं. उन्होंने भी आंसर में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूं कि जब आप फाइनल फोर्स का फॉर्मूला लिख दो
तो न्यूटन लगाना मत भूलना बस। क्लियर है? चलो स्टार्ट हो जाओ, 14 क्वेश्चन करना। 15 बड़ा क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो आज खत्म नहीं होगा। 14 हो सकता है, तो 14 इज आवर लास्ट क्वेश्चन। रीड करके सबसे पहले गिवन डेटा अच्छे से लिखा करो क्वेश्चन का, क्योंकि जब तक डेटा नहीं लिखोगे तब तक पता नहीं लगेगा कि जो फॉर्मूला आपके पास है उसमें कितनी चीजें गिवन है। न्यूमेरिकल का रूल होता है, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त गिवन डेटा लिख लेना चाहिए। एक बार जब आप न्यूमेरिकल को रीड करते हो, सेकेंड टाइम वापस रीड करो और अब देखो निकालना क्या है। जो चीज निकालनी है उसका कुछ तो फॉर्मूला होता होगा ना, तो सोचो कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। एक बार आपको फॉर्मूला क्लिक हो गया तो उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा इस फॉर्मूले में कितना गिवन है, कितना गिवन नहीं है। स्टेप्स होते हैं। आया आंसर? अ बुलेट ऑफ मास, सबसे पहले तो मास गिवन है 0.04 kg, मूविंग विद a स्पीड ऑफ 90 meters per second. Enters a heavy wooden block and it is stopped after a distance of 60 centimeter. Stopped मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 60 सेंटीमीटर। 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कन्वर्ट करना मत भूलना मीटर से। What is the average resistive force exerted by block on the bullet? कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा? तो सबसे पहले तो रिटार्डेशन निकालो। यस विश्वा? सर यहाँ फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, तो यस, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें? इतनी डेटा गिवन है, सोच 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस तेरे पास है, उसमें से 3 डेटा तुझे गिवन है। UVS, थर्ड इक्वेशन लगा दे, v² माइनस u² बाई 2s इज इक्वल टू a। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 90 का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁻1। यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है। और फिर फोर्स निकालना तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर देगा, जो कि फोर्स भी नेगेटिव में आएगी क्योंकि फोर्स कैसी है? रेजिस्टिव। समझ में आया? किसी को भी डाउट है प्लीज रेज हैंड। एक्सेलरेशन सॉल्व करके निकालो और फिर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। गुड मानस।
डन। अब ये बचा हुआ पार्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम 15th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एंड देन सेशन 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 भी मैं आपसे बोलूंगा प्लीज रीड करके आना, बिकॉज ये पूरा 9th स्टैंडर्ड वाला पार्ट ही ये बचा हुआ। 5.2 में भी मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको सिर्फ पेज 1 रीड कर लेना, पीछे वाला मत करना। सिर्फ एक पेज रीड करने को बोलो 133, जिसमें न्यूटन थर्ड लॉ और कुछ पार्ट है, तो थोड़ा रीड करके आओगे, जितना समझ में आए। जो ना है वो तो मैं वैसे भी बताने ही वाला हूँ, बट रीड करके आना तो इजी पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।